हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। और आज हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका पवन सीरीज हो जाता है ना, इसमें जो सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण हो जाता है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उनको कंटिन्यू किया है और आज कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि मैम सीरीज तो हमारे पास भी है, तो हम इसको देख लेंगे, अपने तरीके से समझ लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप लोग ना प्रैक्टिस क्या कीजिए। मैं रोज यही बताती हूँ आप लोगों को कि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, इनफ है और हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर लेंगे। लेकिन एक चीज आपने एक बार पढ़ी और उसको छोड़ दिया, उसके बाद क्या है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या आपका वो जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, तो क्या वो स्थायी हो गया? नहीं, वो स्थायी नहीं हुआ जब तक उसको आपने प्रैक्टिस उसकी नहीं की, आपने रिवीजन नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करते हो, बीच से चले जाते हो, ये कि ठीक है बस इतना हो गया, ऐसा नहीं, पूरी क्लास देखा करें आप लोग। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी आपने विजिट किया है चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। और हमारी गुरु दक्षिणा क्या है, सिर्फ एक लाइक ही है ना। और बाकी तो आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, फ्री क्लासेस, सभी चीजें प्रोवाइड होती हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना रहता है ना। तो चलिए, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और वैसे आपका जो हो जाता है पवन सीरीज, उसके अकॉर्डिंग 21 नंबर का है ना। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आज का हो जाता है फर्स्ट नंबर का, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया है? ठीक है ना। तो धारा 343, धारा 340, धारा 349 और धारा 350, तो किसमें बताया गया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाता है धारा 343, और वो भी कौन सी? फर्स्ट। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, घुमाने का काम एग्जामिनर का होता है, घुमा ही लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोगों को नॉलेज अच्छी है, अच्छा ज्ञान है, तो कोई कितना भी घुमाए, लेकिन आप क्या करेंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से और कहाँ तक, तो 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई, यहाँ पे तो पूछा गया है ना कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया है, तो धारा 343। और अगर वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हो तो फर्स्ट में है, और कहां से कहां तक है, तो 343 से 351 तक हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो केंद्र सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है, तो शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय हो जाता है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत शिक्षा विषय समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है ना, वो आपका हो जाता है राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाता है, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी क्या क्या हो जाती हैं? तो उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं। तो उपभोक्ता होता क्या है? तो उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो उपयोग के लिए सामान खरीदता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं, तो सूचनाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कैसे क्या करेंगे? तार्किक सोच भी होनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? क्रियाशीलता भी होनी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है
वो हो जाता है उपर्युक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो 2 या 3 या 4 या 5, कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को टोटल 4 गोलार्धों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो फर्स्ट आपका उत्तरी गोलार्ध, सेकंड दक्षिणी गोलार्ध, थर्ड पूर्वी गोलार्ध और फोर्थ पश्चिमी गोलार्ध, ये हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, मासिनराम, मेघालय, केरल। अब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है ना सारे आंसर एकदम राइट है। चेरापूंजी भी है, मेघालय भी है, मासिनराम भी है, केरल भी है। तो अब हम क्या करें? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? तो आपका देखिए मासिनराम हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट है। और बाकी अगर आपको कहीं पे डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए। और ये भी है, मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल आंख बंद करके आप विश्वास करें, क्योंकि देखिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहमियत रखता है। मैं तो भाई यही कहती हूँ कि एक एक नंबर से भी आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। अगर कहीं पे आपको लगता है तो आप ना गूगल कर ले। मैं ये नहीं कहती कि आंख बंद करके आप मुझ पे भी विश्वास करें, किसी पे भी ना करें। वैसे मैं अपना पूरा 100% देती हूँ और उसके ऊपर भी 110% देती हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए भी देख लिया कीजिए, और ज़रूरी भी होता है ना। तो ये चीज हो जाती है। और यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, मासिनराम दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है। कहाँ का है? तो दुनिया का हो जाता है। और मासिनराम पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। अगर बात की जाए कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, हरिकेन, विली टाइफून आदि प्रकार है तो किसके? प्रति चक्रवात के, तूफान के, चक्रवात के या ठंडी धारा के। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है 26 नंबर का, तो जो आपका हो जाता है ये हो जाता है चक्रवात। क्या हो जाता है? ये हो जाता है चक्रवात, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अगर बात की जाए कितनी मात्रा में, तो 78, कहीं कहीं पे आपको 78% मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 78.8% ये भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा ऑप्शन हो, मतलब 78 है। और आपको ऑप्शन में 21, 78, 0.03 ऐसे करके दिए होंगे, तो आपको 78 पे टिक करना है। और अगर 78 ना हो और 78.8 है, तो आपको क्या करना है? इस पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप समझ लें कि जो आपका नाइट्रोजन हो जाता है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन की तो 21% हो जाता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन आपको हो जाता है 0.00005%, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है, तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट, हम उसकी बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, कितना समय लगता है? तो 5 मिनट 8 सेकेंड, या 6 मिनट 3 सेकेंड, या 4 मिनट 3 सेकेंड, या 8 मिनट और 3 सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, तो 8 मिनट 3 सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 8 मिनट और 3 सेकेंड हो जाता है। इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह को, इब्राहिम को, बरोदुल मुल्क को, या फिरोजुल मुल्क को, किसको? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है वो बरोदुल मुल्क हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं बरोदुल मुल्क, तो बहमनी राज की एक शाखा बीदर के बरीद शाही वंश का तीसरा सुल्तान था। कहाँ का? तो बीदर के बरीद शाही वंश का तीसरा सुल्तान था,
ठीक है ना। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना क्या कीजिए, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में? कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए ये नहीं आपसे पूछा गया तराइन का युद्ध कब हुआ, ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया प्रथम या द्वितीय। लेकिन भाई अब हमें क्या करना है, कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि यहाँ पे 1192 भी दिए हुए और 1191 भी दिए हैं। लेकिन कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकती है भाई? स्टार्टिंग का कुछ होता है ना भाई, हम पहले स्टार्ट करते हैं तो जब हम उसको आंसर मान सकते हैं कि भाई पहला फर्स्ट नंबर आता है, फिर सेकंड नंबर आता है, फिर थर्ड नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंफ्यूजन है वो ऐसे दूर हो सकती है। तो 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो हम क्या करेंगे, प्रथम युद्ध पर ही हम टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये पूछा ही नहीं है कि प्रथम युद्ध की बात ये कर रहे हैं या द्वितीय युद्ध की बात कर रहे हैं, तो हम प्रथम युद्ध का हम दे देंगे। क्योंकि ऐसे होता है ना, कुछ चीजें जो नजदीकी की होती है उसको राइट मान लिया जाता है, ज्यादा दूरी का दिया होता है तो उसको नहीं माना जाता है। ऐसे करके आंसर को हम क्या कर सकते हैं, हम सही आंसर उसको कर सकते हैं। और हालांकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है तो उसमें आप लोगों को सभी को समान नंबर दे दिए जाते हैं। ये भी एक चीज हो जाती है। जैसे होते नहीं कि चार ऑप्शन है, चारों गलत है और अब बताओ कौन सा हम सही करें, क्योंकि इसमें तो चारों ऑप्शन गलत हैं। तो क्या होता है, वो सभी के गलत होंगे, चाहे वो पहले ऑप्शन पे टिक करे, दूसरे ऑप्शन पे, तीसरे ऑप्शन पे, चौथे ऑप्शन पे, किसी पे भी टिक करेंगे ना, तो वो तो वहां पे क्या है, वो पहले से क्वेश्चन ही गलत आया है। तो क्या होता है, उसमें सभी को समान नंबर मिल जाते हैं। तो आप लोग ऐसी कोई टेंशन मत लीजिएगा, और जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और इस बार तो ऐसे भी हो गया था, अभी जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था तो उर्दू का ही पेपर ऐसा आ गया था, 25 नंबर के बजाय 19 नंबर का ही आ गया था। जो बच्चों को यानी पेपर जो बच्चों ने पेपर दिया उसको क्या किया, उन लोगों ने 19 ही नंबर में उन लोगों ने किया, और उसके बाद उस पर कोई वर्क भी नहीं हुआ था, और 19 में से ही नंबर मिले। ठीक है, तो हो जाता है ऐसा, झेलना पड़ता है। और किसको झेलना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स को ही झेलना पड़ता है, और कोई दूसरा क्यों झेलने लगा है ना। तो यहाँ पे हो जाता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो 1191 में और 1197 ईस्वी में या 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन राइट पूछ लिया गया है। पहले पूछा गया था तराइन का युद्ध कब हुआ, अब ये पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध, लेकिन आंसर वही रहेगा 1191, क्योंकि 91 में ही हुआ था। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो हो जाता है राइट, ठीक है ना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाता है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था तो इल्तुतमिश और जलबन, यहाँ पे बलबन होता है, जलबन नहीं, ये मिसप्रिंट है ना, बलबन है। और कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्ताना कौन है? तो हम लोग देखिए आंसर पर चलते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कौन हो जाते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। और अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था ये। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। और आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन है और मिसिसिपी है, नील है या हांगहो है? तो कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नदी? तो आपकी नील नदी हो जाती है। और नील नदी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 6650 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी हो जाती है? तो 6650 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा या स्ट्राम्बोली। कौन सा हो जाता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण हो जाता है वो हो जाता है स्ट्राम्बोली हो जाता है। कौन हो जाता है? तो स्ट्राम्बोली। तो इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से 12 और अनुच्छेद 16 से 18। तो समानता का अधिकार
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। इससे क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और हमें कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि हाँ, इतने क्वेश्चन मैम हमारे सही गए और इतने हमारे गलत गए। क्योंकि देखिए, गलत गए तो उसका भी कोई इशू नहीं होता है, यहाँ पे गलतियां हों वो ठीक है, एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं गलतियों को सही करने के लिए ये प्रैक्टिस सेशन चलता है ना। तो ये चीज मान के चले, क्योंकि कुछ लोग ना हताश होने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं कि हमारा देखिए एक पहला क्वेश्चन भी गलत हुआ, दूसरा भी हुआ, 2-3 हमने किए गलत किए, उसके बाद वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, यहाँ पे गलतियां हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बस गलतियां कहाँ पे नहीं होनी चाहिए? तो एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा यहाँ पे हो जाता है ख्वाजा निमामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार का की, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो अजमेर की बात की जा रही है, यानी अजमेर शरीफ की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो किसका हो जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और उसके बाद आपका हो जाता है बैंक ड्रॉप है, साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पे आपका प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, बैंक ड्रॉप जो है वो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1020 से 21 ईस्वी, या 1023 से 24 ईस्वी, या 1022 से 23 ईस्वी, या 1025 से 26 ईस्वी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है 1025 से 26 ईस्वी, यानी कि जो आपका द ऑप्शन है वो राइट है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, शेख अफगान ने, नादिर शाह ने, किसने कराया? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो कराया वो शेरशाह सूरी हो जाते हैं, यानी कि जो आपका बा ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है राइट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक महान को, या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को? किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की सीरीज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है ना। और हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या हो जाता है? तो आपका वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत जो हो जाता है वो भी आप पढ़ भी चुके हो, वो आपका नाइट्रोजन हो जाता है 78.08। ऐसे भी हो सकता है और 78% भी, जैसा ऑप्शन हो वैसा आप वर्क कीजिएगा। क्योंकि देखिए रटन पद्धति जो होती है वो सही नहीं होती है। रटन पद्धति में क्या होता है, आपने एक चीज को रट लिया, उससे रिलेटेड चीज को आप भूल गए, क्योंकि आपने क्या किया, चीजों को समझा नहीं, सिर्फ आपने रटा है। जब आप चीजों को समझेंगे तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे, है ना। चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव के साथ जाना है, पॉजिटिव के साथ नहीं जाना है। जहाँ पे नहीं हो उस वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो संगमरमर हो जाता है, स्लेट हो जाता है, क्वार्टजाइट हो जाता है, ग्रेनाइट हो जाता है। ये तो सारे देखिए हैं, संगमरमर भी हैं, स्लेट भी है, क्वार्टजाइट भी है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट नहीं है तो जो नहीं है वही सही है, इसलिए आपका जो द ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।